स्टैंडर्ड 10 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 4 किए थे। इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 5, लास्ट लेसन ऑफ द टेक्स्ट बुक, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया में या इंडियन डेमोक्रेसी को कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। As we have said earlier, democracy is a continuous living process. Democracy is a continuous living process. Mere adoption of democracy does not bring democracy into practice. Just democracy को adopt किया यानी accept किया, हमारे देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा एक्सेप्ट करने से डेमोक्रेसी प्रॉपरली नहीं होगा, डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में होगा नहीं। अलर्ट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए बहुत ही अलर्ट होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जागरूक रहना पड़ता है हमें, और कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी मीन्स सही मायने में डेमोक्रेसी एक देश में चलाने के लिए बहुत ध्यान देनी पड़ती है। It is necessary to understand threats to democracy in time and deal with them in a democratic manner. डेमोक्रेसी के लिए क्या थ्रेट है, मीन्स कौन से चीज़ों से डेमोक्रेसी नहीं होगा, या डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक सिचुएशन को कौन से चीज़ की वजह से प्रॉब्लम होगा, एंड डील विद देम इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। ऐसे थ्रेट्स को हमें डेमोक्रेटिक तरीके से डील करना पड़ता है। इन दिस चैप्टर वी विल प्राइमरीली फोकस ऑन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के सामने जो चैलेंजेस खड़े हैं उसके बारे में देखेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस हैव अ लुक एट चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। पूरे ग्लोबल लेवल में क्या क्या चैलेंजेस है डेमोक्रेसी के सामने, यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए उसके विरुद्ध खड़े क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके या जो प्रॉब्लम्स का सामना करके डेमोक्रेसी को आगे बढ़नी पड़ती है। टुडे एवरी नेशन इन द वर्ल्ड क्लेम्स टू बी डेमोक्रेटिक। एक एक्चुअली फैशन ऑफ द डे हो गया है। हर देश अपने आप को या हर देशवासी अपने आप को या अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक डिक्लेयर कर लेते हैं। सिर्फ ऐलान करने से कोई देश डेमोक्रेटिक बनता नहीं, बट इन रियलिटी वेरी फ्यू नेशंस इन द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेसी दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल एंड गिव्स प्रायोरिटी टू द वेलफेयर ऑफ पीपल। लेकिन वेरी फ्यू, रियलिटी में बहुत ही कम गिने चुने कुछ देश है पूरे दुनिया में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक है पूरे सही महीने में, जो देश अपने जनता का फ्रीडम और राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रायोरिटी देते हैं, यानी ज़्यादा अहमियत जनता के खुशहाली के लिए देते हैं या जनता के खुशहाली वेलफेयर में देते हैं। तो वैसा देश बहुत ही कम है। मेनी डेमोक्रेसीज आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ मिलिट्री टेक ओवर। ऐसे बहुत सारे डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होने पर वहाँ के मिलिट्री उस देश का टेक ओवर करता है। दैट मीन्स उस देश के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में कर देते हैं, और एक बार मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया तो आम जनता का कोई फ्रीडम नहीं रहता। सभी किस्म के फ्रीडम्स को छीना जाता है और आम जनता डर डर के जीना पड़ता है। नॉर्मली कर्फ्यू वगैरह सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जैसे। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी डिक्लेयर करने के बावजूद देश का पूरा अधिकार मिलिट्री के हाथ में चला जाता है। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एट द ग्लोबल लेवल एंड एडॉप्शन ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी बाय ऑल नेशंस इज़ अ मेजर चैलेंज एट ग्लोबल लेवल। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू पूरे ग्लोबल लेवल में, दैट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैल जाए, और एडॉप्शन ऑफ द ट्रू डेमोक्रेसी बाय ऑल नेशंस, मतलब आज पूरे दुनिया के सामने ये सवाल है कि
कैसा और कब सभी वर्ल्ड के पूरे देश, सभी नेशंस सही मायने में डेमोक्रेटिक बने. Democratic values are found to be very weak even in those nations where democracy appears to be deep rooted. सच कहे तो जो इवन वो देशों में भी जहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत ही डीप रूटेड है, मतलब बहुत ही गहराई से डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को सालों से फॉलो कर रहा है, पूरे दुनिया के सामने डेमोक्रेटिक कंट्री है, वैसा जगह में भी डेमोक्रेसी का वैल्यूज़ बहुत ही कमज़ोर होते जा रहा है. In nations like India, democracy appears in the form of voting, elections, governmental structure, judiciary, etc. तो इंडिया जैसा जो डेमोक्रेसी है, इंडिया तो एक्चुअली द वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है. तो इतने बड़े एक डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी एक तो वोटिंग के ज़रिए दिखाई देते हैं, इलेक्शन के ज़रिए दिखाई देते हैं, और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम है और जनता ने इलेक्ट किए हुए या जनता ने सेलेक्ट किए हुए लोग या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारा देश का रूलिंग करते हैं, और यहाँ पे जुडिशरी का वगैरह सिस्टम, ये सभी में सीमित है हमारा डेमोक्रेसी. However, this is only a political form of democracy. तो इस तरह देखा जाएगा तो दिस इज़ नॉट द रियल डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी रियल तब होगा जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हर एक व्यक्ति को पता चले और हर एक व्यक्ति को उस वैल्यू के हिसाब से ट्रीट करे. वैसा जब सिचुएशन होगा तो वी कैन से दैट इट इज़ अ ट्रू डेमोक्रेसी. तो ये तो सिर्फ एक डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल फॉर्म है. इलेक्शन हो रहा है और वोटिंग हो रहा है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर प्रॉपरली बन रहा है, जुडिशरी है, सब कुछ है. ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, नॉट अ रियल डेमोक्रेसी. टू बिकम अ वे ऑफ लाइफ डेमोक्रेसी मस्ट बी प्रैक्टिस्ड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ. अगर डेमोक्रेसी को एक वे ऑफ लाइफ बनाना है, सही मायने में एक डेमोक्रेसी होना है, पूरे मतलब के एक डेमोक्रेसी, देन हर एक सोशल लाइफ के हर एक पहलू में, हर एक एस्पेक्ट में डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रैक्टिस में आना चाहिए. सेवरल मेजर्स सच एज इंक्लूजन ऑफ ऑल सोशल कंपोनेंट्स, सोशल यानी सामाजिक, कंपोनेंट्स यानी घटक या अंश, ऑटोनॉमी टू सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी होना चाहिए. ऑटोनॉमी यानी राइट्स, हक होना चाहिए, पावर होना चाहिए. एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक को एम्पावरमेंट मिलना चाहिए. मीन्स दे मस्ट हैव सम अथॉरिटी, सम पावर. हर एक व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होना चाहिए. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ होता है पूरे इंसान मानव जाति के अंदर फॉलो करने वाले कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं, वो प्रोटेक्ट करना नीड टू बी एडॉप्टेड फॉर रियल कल्टिवेशन ऑफ डेमोक्रेसी. ये सभी होगा तो ही एक देश में रियली डेमोक्रेसी होगा. इन डेमोक्रेसी टू गेट पावर पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस. डेमोक्रेसी में अधिकार पे आने के लिए, कुछ पोजीशन पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं. बट डू पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज इंटरनल इलेक्शंस? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर ही इलेक्शंस करते हैं? इज इट नेसेसरी दैट पॉलिटिकल पार्टीज शुड होल्ड इलेक्शंस एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल? आर सच इलेक्शंस हेल्ड? इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होता है? इट्स अ क्वेश्चन टू यू, मीन्स आपको सोचना इस बारे में. क्वेश्चंस इन माय माइंड. China adopted economic reforms and also became a member of the World Trade Organization. चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी इकोनॉमिकली बहुत सारे बदलाव, नया न्यू फॉर्म्स वगैरह लाए, और इट इज़ अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. WTO का एक मेंबर भी है चाइना. बट चाइना कंटिन्यूज टू हैव अ वन पार्टी सिस्टम. लेकिन चाइना में वन पार्टी सिस्टम चलता है, इंडिया के जैसा मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है वहाँ पर. सो इस चाइना है डेमोक्रेटिक नेशन? इस तरह देखा जाएगा तो चाइना एक डेमोक्रेटिक नेशन है? बिल्कुल नहीं. Another challenge before democratic nation is to ensure that democracy becomes deep rooted. और दूसरा एक चैलेंज है डेमोक्रेटिक नेशन के सामने कि डेमोक्रेसी डीप रूटेड होना चाहिए. फ्रीडम, आज़ादी, इक्वालिटी मीन्स सभी समान है, इक्वल है, ऐसा एक कंडीशन, अवस्था. फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, एक दूसरे को भाई भाई समझना या उतना अपनापन होना. एंड जस्टिस, न्याय,
पीस शांति समाधान, डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट, एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म मीन्स इंसानियत होना आर द वैल्यूज़ दैट शुड बी प्रैक्टिस्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। ये सभी वैल्यूज़ बहुत ही अहम वैल्यूज़ है। ये सभी वैल्यूज़ एक सोसाइटी में होना चाहिए, सोसाइटी के हर लेवल में। तब हम बोल सकते कि हाँ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं है, हर एक व्यक्ति को अपना हक मिल रहा है, हर एक व्यक्ति के साथ इंसानियत से और बहुत इक्वालिटी के साथ, जस्टिस के साथ हर एक व्यक्ति के साथ ट्रीट करते हैं। द मास सपोर्ट फॉर दिस पर्पस कैन बी गैदर्ड ओनली थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। द मास सपोर्ट यानी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट इस काम के लिए सिर्फ डेमोक्रेटिक तरीके से ही हो सकता है। चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या चैलेंजेस है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी सही मायने में हम चला नहीं पा रहा है। टू मेक डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसेंट्रलाइज्ड पावर। इंडियन गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी को ज़्यादा मायने में आगे बढ़ने के लिए, पूरे मतलब से डेमोक्रेसी करने के लिए इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज किया है। दैट मीन्स एक व्यक्ति पूरे देश को नहीं चला रहा है, अलग अलग पार्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, जो कुछ भी काम है देश चलाने का जो काम है, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके दिया हुआ। जैसे स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दिया हुआ है, तो इस तरह अधिकार को, पावर को सेंट्रलाइज करने के बदले डिसेंट्रलाइज किया है। सेंट्रलाइज मतलब समझो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, सभी स्टेट के, सभी यूनियन टेरिटरीज के, सभी एरिया का पूरे डिसीजन वो अकेला ले, ऐसा नहीं होता, बराबर। तो वो सेंट्रलाइज्ड होता था। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब सेपरेट रीजन के लिए, इवन लोकल रीजन के लिए लोकल गवर्नमेंट को सेटअप किया हुआ है। तो अलग अलग रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए, रूलिंग करने के लिए पूरे डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। To make democracy more meaningful, the government of India decentralized power and adopted the policy of reservation for women and weaker sections of the society. और ये भी पॉलिसी अपनाया है कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल में औरतों को भी सीट मिले, इसके लिए उनके लिए सेपरेट सीट रिजर्व कर दिया हुआ है। एंड इवन फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो कमज़ोर सेक्शन के लोग हैं, लो कास्ट के लोग हैं, जो ऐसा सभी किस्म के लोगों को भी यहाँ पर सीट्स रिजर्व किया हुआ है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें भी शामिल करने का सभी सुविधाएं किए हुए हैं। बट वी शुड थिंक वेदर सच मेजर्स रियली गिव पावर इन द हैंड्स ऑफ सिटीजन। लेकिन हमें ये सोचना ज़रूरी है कि ऐसा सब सुविधाएं निकालने के बाद या ऐसे सब मेजर्स, ऐसे सब स्टेप उठाने के बावजूद भी क्या समाज के हर एक व्यक्ति, हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक को उनके हाथ में पावर मिलता है? कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म। तो कुछ चैलेंजेस जो डेमोक्रेसी को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसमें से एक है कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म। कम्युनलिज्म मीन्स जो रिलीजन के बारे में, रिलीजन की वजह से जो लड़ाई करती हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट मीन्स धर्मों के वजह से होने वाला कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई, एंड द रिजल्टेंट टेररिज्म। और आगे ये लीड होते हैं, मतलब आगे बढ़ते बढ़ते ये टेररिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के सामने खड़े सबसे बड़ा चैलेंज में से एक है कम्युनलिज्म और उसके वजह से होने वाले टेररिज्म। सोशल स्टेबिलिटी गेट्स हैम्पर्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग रिलीजियस हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी, हैम्पर्ड मीन्स स्टॉप्ड या रोकना, प्रिवेंट। तो समाज में स्टेबिलिटी, समाज अच्छा से स्टेबल चलना चाहिए, उसमें ऊंच नीच होना नहीं चाहिए। समाज के सभी, अभी देखो जैसे कोविड का केसेस आ रहा है, तो उस पहले थोड़ा क्या बोलते हैं, सभी चीज़ बंद था, सबका कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गए थे, फिर थोड़ा स्टेबल होने लगा, फिर वापस से वही कंडीशन दोहरा रहा है। तो इस तरह स्टेबिलिटी होना नहीं, स्टेबल नहीं है समाज, स्टेबल नहीं है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है जब इस तरह टेररिज्म वगैरह आएंगे तो भी समाज में स्टेबिलिटी नहीं होता, समाज सोशल स्टेबिलिटी हैम्पर्ड हो जाता है, रोका जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रिलीजियस हॉस्टिलिटी। इंक्रीज यानी बढ़ता हुआ धार्मिक, हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी।
पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिड्यूसेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू टेररिज्म। टेररिज्म की वजह से डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में प्रोसेस में जनता का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म। Naxalism is a major problem in India. Naxalism began as a movement to remove injustice against aggressive landless farmers and tribal people. नक्सलिज्म या लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट आप ऑलरेडी सुना हुआ वर्ड है, क्योंकि अपने कोई काम करके लेने के लिए या कोई इश्यू को सॉल्व करने के लिए कुछ लोग मारपीट में उतर आ जाता है। मतलब उन लोग शांति के तरीके से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हैं। उन लोगों को मीन्स ऐसे पिटीशन लेकर उसका रिजल्ट मिलेगा, कानून के हिसाब से सोल्यूशन होगा, ऐसा सब चीज़ों पे उन्हें भरोसा नहीं है। वो मारना, पीटना, तोड़ना या हड़ताल करना, ऐसे सभी चीज़ों पे यकीन करते हैं। तो वैसा लोग होता है एक्सट्रीमिस्ट। हमने आज़ादी का लड़ाई के टाइम पे भी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो पार्ट के लोगों को देखे थे। तो नक्सलिज्म एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन गया आज इंडिया में। एक्चुअली नक्सलिज्म शुरू हुआ था कुछ अच्छे काम के लिए, टू रिमूव द इनजस्टिस अगेंस्ट एग्रेसिव लैंडलेस फार्मर्स एंड ट्राइबल पीपल। लैंडलेस फार्मर्स मीन्स वो किसान जिनके हाथ में कोई भी ज़मीन खुद का नहीं है, दूसरे के ज़मीन में खेती करके कैसा भी अपना लाइफ को आगे गुजारते हैं, वैसे लोग। लेकिन उनको ये लैंडलॉर्ड्स की तरफ से बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ती है, ऊपर से रेवेन्यू का वगैरह टेंशन। तो आफ्टर ऑल ये लैंडलेस फार्मर्स बहुत ही एग्रेसिव हो गया, मतलब मार तोड़ पीट में उतरा है और उन लोग ये सब कानून के खिलाफ लड़ने लगे। तो ये जो लैंडलेस फार्मर्स को उनके साथ होने वाला इनजस्टिस, अन्याय, और ट्राइबल पीपल, यानी हमने यही लेसन के स्टार्टिंग में देखा था, लास्ट लेसन के शायद स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ट्राइबल पीपल का क्या तकलीफ होता है, आदिवासी लोगों का। ये सभी लोगों के खिलाफ जो इनजस्टिस, उनके अगेंस्ट जो इनजस्टिस होते हैं, अन्याय हो रहे थे, वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक्चुअली नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ था। बट टुडे नक्सलिज्म हैज़ बिकम अ वायलेंट स्ट्रगल। लेकिन आज के टाइम नक्सलिज्म अपना जो जिस रीज़न के लिए नक्सलिज्म बनाया गया, वो रीज़न को भूल गया और अभी ये बहुत ही बड़ा एक वायलेंट स्ट्रगल बन गया हुआ है। In the Naxalite movement, the importance of problems of farmers and tribal people has reduced. अभी ये जो नक्सलाइट लोगों का जो मूवमेंट होते हैं, जो लड़ाई आंदोलन वगैरह होता है, वहाँ पर फार्मर्स का और ट्राइबल यानी आदिवासी लोगों का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। उनके लिए स्टार्ट किया, लेकिन अभी उनके लिए नहीं, बल्कि गवर्नमेंट का कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई पॉलिसी, उसको तोड़ फोड़ करो और समाज में उतर के कुछ ना कुछ सामाजिक विरुद्ध काम करो, ये सभी अभी नक्सलाइट लोगों का काम है। सो इंस्टेड वायलेंट मेशर्स टू अपोज द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट के पॉलिसी को अपोज करने के लिए, उसके खिलाफ जाने के लिए कोई ना कोई मारपीट, तोड़ फोड़, वायलेंट मेशर्स करना, अटैकिंग द पुलिस फोर्सेस, पुलिस लोगों को अटैक करना, एंड सच अदर टैटिक्स मीन्स प्लान्स आर यूज्ड बाय द नक्सलाइट ग्रुप्स। तो वैसा होकर एक समाज के खिलाफ या सामाजिक विरुद्ध काम कर रहा है आज की तारीख में नक्सलाइट लोग। Corruption. In India, the extent of corruption is said to be very high in public sector. Public sector यानी गवर्नमेंट के ऑफिसस में, गवर्नमेंट के जहाँ पर जो काम करते कार्यालयों में करप्शन का कोई लिमिट ही नहीं है। करप्शन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। भ्रष्टाचार। गवर्नमेंट्स वर्किंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू करप्शन एट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। पॉलिटिकल लेवल में, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में, सब गवर्नमेंट के ऑफिसस का, गवर्नमेंट के कार्यालयों का वर्किंग कैपेसिटी कम होते जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर रिश्वत मिलता है वहाँ पर काम होता है, जिनको रिश्वत नहीं दिया जाता या जिनके पास एबिलिटी नहीं है देने का, उनका काम अटक जाता है। तो वैसा करप्शन भरने के वजह से गवर्नमेंट के ऑफिस में काम प्रॉपरली नहीं हो रहा है। People develop distrust and dissatisfaction about the entire governmental system due to the delay in governmental work. जनता का पूरा भरोसा उड़ गया है, जनता डिससेटिस्फाइड हो गया, मीन्स बिल्कुल तृप्त नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट के सिस्टम से। और जनता ये यकीन करता है कि गवर्नमेंट के हाथ में जो कुछ भी काम है वो ज़रूर डिले होता है, आराम से ही होगा या नहीं तो फिर होगा नहीं। पुअर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही एकदम पुअर सर्विस मिलेगा, बहुत ही ख़राब फैसिलिटी मिलेगा।
People develop distrust and dissatisfaction about the entire governmental system due to delay in governmental work, poor public services and facilities, and different financial blunders. Financial blunders means financial field में जो mistakes करते हैं, blunders यानी यहाँ पर mistakes. So फाइनेंशियल फील्ड में मिस्टेक्स होना, पब्लिक सर्विस का और पब्लिक फैसिलिटी का कोई वैल्यू अच्छा नहीं होना, या गवर्नमेंट का वर्क डिले होना, इन सभी की वजह से जनता का ट्रस्ट, जनता का विश्वास गवर्नमेंट से उड़ गया हुआ है. करप्शन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, और इलेक्शन के प्रोसीजर में करप्शन, अलग अलग तरीके का करप्शन करना. बोगस वोटिंग मतलब झूठे वोट करना, यानी एक व्यक्ति वोटिंग करो एक बार दो बार ऐसा जाकर उनके पास ट्रिक्स होते हैं, तो बोगस वोटिंग करना. और ब्राइबिंग द वोटर्स, वोट देने आने वाले या वोट डालने आने वाले लोगों को, वोटर्स को ब्राइब देकर यानी रिश्वत देकर उनको अपने तरफ करना और अपने लिए वोटिंग कराना. अपडेटिंग द वोटर्स, वोट करने आने वाले लोगों को अपडेट करना यानी किडनैप करना. सच अदर थिंग्स रिड्यूसेस पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. ऐसे सब जो हरकतें, ऐसे सब जो इंसिडेंट्स है, उस जिस वजह से जनता का कॉन्फिडेंस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में से उड़ जाते हैं. फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स इज अ मेजर प्रॉब्लम बिफोर डेमोक्रेसी इन इंडिया. Monopoly of just one family in politics reduces democratic space. Common people cannot participate in the public sector. अभी एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में एक ही फैमिली के व्यक्ति लोग, समझो कि पिताजी रूलिंग कर रहे थे पहले, पिताजी के टाइम के बाद फिर बेटा आया, बेटे के बाद उनके बेटे, मीन्स एक ही फैमिली के एक एक जनरेशन कंटिन्यूस अगर देश का एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी जगह का एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूसली कर रहा है तो वहाँ पर डेमोक्रेसी का मीनिंग ही नहीं है. जो बाहर से जो कॉमन पीपल है, वो कॉमन पीपल को पब्लिक सेक्टर में एंट्री करने के लिए मौका ही नहीं मिलता. इवन इस तरह गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स में भी, वो पोस्ट में भी फैमिली के मेंबर्स, एक जन का हो गया और उसका रिटायर के टाइम पे दूसरे को दिया, उनके फैमिली के तीसरे को दिया, इस तरह एक मोनोपोली बन जाता है वो पोस्ट का. तो वो मोनोपोली डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है. तो वैसा करोगे तो डेमोक्रेसी सही मायने में नहीं चल पाएगा. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स लोगों का एंट्री. इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिकल प्रोसेस इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम. डेमोक्रेसी के सामने जो खड़ा बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ये कि अधिकार के फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में क्रिमिनल्स को जगह देना. समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज गिव कैंडिडेचर टू पीपल हैविंग अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड फेसिंग क्रिमिनल एलिगेशंस एंड एलिगेशंस ऑफ करप्शन. तो कभी कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, पहले कोई क्रिमिनल काम किया है या फिर क्रिमिनल एलिगेशन चालू है, मतलब क्रिमिनल आरोप उनके ऊपर है, वो आरोप अभी भी चल रहा है कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, वो क्लियर नहीं हुआ, या फिर एलिगेशंस ऑफ करप्शन, कोई करप्शन किया उस बारे में उनके ऊपर आरोप आया हुआ है. ऐसे व्यक्ति को कोई पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेचर देता है, मीन्स इलेक्शन में खड़े होने देते हैं. दिस इंक्रीजेस द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स. तो ऐसा करने पर पैसा का और मसल पावर, क्योंकि ऐसे जो करप्टेड व्यक्ति है, ऐसे जो क्रिमिनल्स है, उनके पास मसल पावर ज़्यादा है, गुंडे लोग वगैरह उनके क्या बोलते हैं, एक बोलने पे रेडी होता है, तो वैसा मसल पावर और मनी का पावर पॉलिटिक्स में बढ़ता है. दिस में ऑल्सो लीड टू वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस. इस वजह से, इसके कारण भी इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस या मारपीट वगैरह हो सकता है. सोशल चैलेंजेस. Apart from the challenges mentioned above, Indian democracy faces other social challenges. The problems like unemployment means बेरोजगारी, काम है नहीं. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, देश में जो रिसोर्सेस है, मनी भी क्यों ना हो, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. दैट मीन्स कुछ अमीर लोग होते हैं तो उनके पास और जमा हो जाता है, वो और अमीर बन जाता है, और गरीब और भी गरीब हो जाता है. तो समाज में कुछ लोगों के पास रिसोर्सेस अवेलेबल मिलता है तो कुछ लोगों को रिसोर्सेस का अवेलेबिलिटी नहीं रहता है. तो जो गैप है समाज में रिच और पुअर का, वो गैप बढ़ते रहता है. और इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. कास्ट बेस्ड इश्यूज़, धर्म, कास्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सभी क्या करना चाहिए, नीड टू बी रिसॉल्व. ये प्रॉब्लम को सबको सॉल्व करना चाहिए to make the country a proper democracy. What steps should
बी टेकन टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल? इंडियन डेमोक्रेसी को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठानी चाहिए? मेजॉरिटी ओपिनियन हैज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेसी. एक्चुअली एक डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेना, वो डिसीजन किस बेस में लेता है? मेजॉरिटी ओपिनियन. सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों का क्या ओपिनियन है उसको ओके किया जाता है. इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ वोट्स कम्स टू पावर. अधिकार पे आता वो पार्टी है जिनको मेजॉरिटी वोट्स मिला, तो वहाँ पर भी मेजॉरिटी हुआ. पार्लियामेंट टेक्स ऑल डिसीजंस बाय मेजॉरिटी. पार्लियामेंट भी हर एक डिसीजन, पूरे के पूरे डिसीजन मेजॉरिटी के बेस पे ही लेते हैं. डेमोक्रेसी एम्स एट द वेलफेयर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल. और डेमोक्रेसी का एम कैसा है? एट द वेलफेयर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल. ज़्यादातर लोगों का वेलफेयर. When the importance is given to majority, it is possible that injustice may be done to those who are marginal and who are in minority. जब मेजॉरिटी पीपल का वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, मेजॉरिटी लोगों को सब इम्पोर्टेंस देते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली माइनॉरिटी को, समाज में जो माइनॉरिटी लोग हैं या फिर जो बॉर्डर लाइन, यानी ज़्यादा माइनॉरिटी में भी नहीं एकदम मेजॉरिटी में भी नहीं, जो बॉर्डर है, मार्जिनल है, वैसे लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है. जब मेजॉरिटी का वेलफेयर देखोगे तो माइनॉरिटी और मार्जिनल लेवल के लोगों के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है. Though democracy is a government by majority, minorities should also be included in the process of decision making. भले ही डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी, मेजोरिटी वाले गवर्नमेंट होते हैं, मेजोरिटी के हिसाब से बनने वाला गवर्नमेंट, बट वाइल टेकिंग अ डिसीजन, कोई एक डिसीजन लेते वक्त माइनॉरिटी के का भी ओपिनियन लेना ज़रूरी है. It is the duty of the government to take into consideration the interest of minorities. In short, in democratic government, everyone's opinion should be considered important. तो शॉर्ट में बताएंगे तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में तो हर एक व्यक्ति का ओपिनियन लेना बहुत ही ज़रूरी है. ना ही मेजॉरिटी, ना माइनॉरिटी, ना मार्जिनल, तीनों के सभी का ओपिनियन को ध्यान देनी पड़ती है. सिमिलरली मेजॉरिटी गवर्नमेंट शुड नॉट बी द गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी वोटिंग मिला गवर्नमेंट बना, ऐसा नहीं हो कि वो कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो. अगर ऐसा हो तो उसी कम्युनिटी का वेलफेयर होगा, बाकी कम्युनिटी का नहीं. ऑल रिलीजियस, सभी धर्म के, लिंग्विस्टिक, सभी लैंग्वेज के, एथनिक यानी सभी वंश के, एंड कास्ट, सभी कास्ट के ग्रुप्स should get equal opportunity to participate in the decision making process. Decision making procedure में, प्रोसेस में सभी किस्म के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. Judiciary in India is seen to be making conscious efforts to make political process transparent. Indian judiciary, judiciary means कानून का डिपार्टमेंट, जज, वकील, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल. सो जुडिशरी, इंडिया का जुडिशरी बहुत ही कॉन्शियस कोशिश चालू है इसका कि पॉलिटिकल प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट बनाए, यानी कि वॉट एवर प्रोसीजर इज गोइंग थ्रू इन पॉलिटिकल फील्ड शुड बी सीन और नोन बाय द पब्लिक. जनता के सामने उसमें कोई छुपाना नहीं है, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, उसके लिए कोशिश करते हैं. टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को रोकने के लिए जुडिशरी हैज़ अडोप्टेड मेजर्स लाइक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स. तो जुडिशरी ने ऐसा स्टेप्स अपनाया है कि क्रिमिनल्स लोगों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे एंड प्रोहिबिटिंग क्रिमिनल्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोसेस. और पॉलिटिकल प्रोसीजर में क्रिमिनल्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दे. टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इन इंडिया, इंडिया का डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए इट इज़ नॉट जस्ट सफिशिएंट टू मेक एफर्ट्स एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी. सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल में, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल में, जुडिशरी के लेवल में कोशिश करने से नहीं होगा. Everyone at social and individual level should make conscious efforts towards it. हर समाज में हर एक व्यक्ति, एवरीवन इंडिविजुअल लेवल में डेमोक्रेसी को बनाए रखने का कोशिश करना चाहिए. एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन, ऐसा कैंपेन चलाओ, एजुकेशन फॉर ऑल. कैंपेन मीन्स अभियान, सभी को एजुकेशन, वैसा अभियान. क्लीन भारत कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान. ग्राम समृद्धि योजना, गांव को
आगे इम्प्रूव करने के लिए उसके लिए योजना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मीन्स महिलाएं या ऐसा जो समाज में जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, कुछ बना नहीं पाया, आगे कुछ बढ़ नहीं पाया, फाइनेंशियल इश्यू से, उन लोग खुद अपने छोटे मोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह करके सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी उसके अंदर अपना रोज़ का जो कमाई है वगैरह डिपॉजिट करके सेविंग करके वो आगे बढ़ने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाया गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और ये भी गांव के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एंड सच अदर प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा जो अभी ये जो लिस्ट दिया हुआ ये सब कोई उसमें से कोई स्टेप्स है या ऑर्गेनाइजेशन से जो गवर्नमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल में चल रहा है। टू इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन 50% सीट्स आर केप्ट रिजर्व्ड इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जैसे ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषद वगैरह वगैरह लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन से वहाँ पर जो काम करने वाले यानी वहाँ के पोजीशंस में बैठने वाले लोगों का सीट्स में 50% सीट वुमेन के लिए रिजर्व कर चुके हुए हैं। टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी ट्रूली सक्सेसफुल इट इज़ एसेंशियल टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एट ऑल लेवल्स। इंडियन डेमोक्रेसी को कामयाब करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है हर तरीके के पब्लिक को, ईच एंड एवरी पीपल को सभी लेवल में या एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कराना। If such participation increases, especially at the level of the government, it will help in changing public policies. अगर जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ गया तो सभी फील्ड में पब्लिक पॉलिसी को चेंज करने में हेल्प होगा। मीन्स जब तक जनता पूरे पार्टिसिपेट नहीं करेगा कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, कोई भी इम्प्रूवमेंट वर्क, जो प्रोग्रेसिंग का कोई भी वर्क कम्प्लीटली नहीं लागू होगा। पब्लिक पॉलिसीज आर मेड थ्रू इंटरेक्शन विद द पीपल। पब्लिक पॉलिसी कैसा बनाया जा सकता है? इट कैन बी मेड थ्रू इंटरेक्शन विद द पीपल। तो गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड को कंटिन्यूस पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इंटरेक्शन विद दोज हु आर नॉट इन पावर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का सक्सेस के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड के लोग काम करने से नहीं, पावर के फील्ड के लोगों के साथ जो पावर में नहीं है उनके भी ओपिनियन लेना, उनके साथ इंटरेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। द वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म शुड बी रेस्पेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इवन इन आवर पर्सनल लाइफ। तो गवर्नमेंट ने कानूनन लिखे रखा हुआ है कि आवर कंट्री इज़ ऑफ इक्वालिटी, मीन्स देयर इज़ इक्वालिटी इन आवर कंट्री। लिबर्टी आज़ादी है, सोशल जस्टिस मतलब न्याय है हर किसी को। सेक्युलरिज्म यानी कोई भी धर्म, इंडिया का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, सभी धर्म को एक जैसा मानता है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। ये सभी जो अच्छे अच्छे वैल्यूज़ है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में या फिर जुडिशरी के फील्ड में सिर्फ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन आवर ओन पर्सनल लाइफ। हर व्यक्ति को ये वैल्यूज़ का अहमियत समझना चाहिए और ये वैल्यू को फॉलो करना चाहिए। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी एवरीवन शुड कीप इन माइंड दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द नेशन। डेमोक्रेसी का कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए हर एक नागरिक को ये सोचना चाहिए, ऑलवेज उसके दिमाग में ये रखना चाहिए, बात को सोचते रहना चाहिए कि वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द नेशन। देश का बहुत ही जवाबदार सिटीजन से ये देश आगे बढ़ना है, यहाँ पर डेमोक्रेसी सही मायने में होना है, तो ईच एंड एवरी सिटीजन शुड वर्क फॉर इट।